नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन्फ्लो के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 24 क्वेश्चंस के बारे में। फिजिक्स के 24 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके CNET 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपी BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सीरीज का जो मॉडल पेपर का फिजिक्स का जो क्वेश्चन ठीक पेपर है वो यहाँ पर हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। सो अगर आप उन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2025 के एग्जाम में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इससे पहले हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो 24 क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। और उससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 2024 के सभी सब्जेक्ट के वो भी कराए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। द यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है जूल, क्योंकि ये जो तीन मात्रक है ये अलग अलग है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। डाइन किसका मात्रक? ये भी बल का है। और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। कार्य का जो SI यूनिट है, SI मात्रक है, वो जूल होता है। ठीक है, आप सभी को बताया क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से देखिए, फोर्स का मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो इस तरीके से इसका एक ये भी मात्रक होता है। कौन सा? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। अगर क्वेश्चन में न्यूटन मीटर दे रखा हो जूल की जगह पर तो आप न्यूटन मीटर को सही लगा देना। तो फाइनली यहाँ पर जूल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का मात्रक है। द यूनिट ऑफ पावर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि कार्य बटे समय होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। ठीक है, और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल बटे क्या हो जाएगा? सेकंड, मतलब कि जूल प्रति सेकंड है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक ये भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, और इसको हम वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे भी मात्रक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब कि इनमें से कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र एक जैसे नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक में दो भौतिक राशियां दे रखी हैं, जैसे कि बल और दाब। यहाँ पर कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल। तो देखिए, भार एवं बल इसका जो विमीय सूत्र है वो समान होता है दोनों का। इसका आवेग संवेग इसका भी, और कार्य ऊर्जा का भी। लेकिन जो दाब एवं बल है इसका विमीय सूत्र समान नहीं होता, वो अलग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कैसे अलग होता? देखिए, बल का विमीय सूत्र होता है mL T की पावर -2। ठीक है, ये किसका है? ये है बल का। ठीक है, ये है F का। और दाब का, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? mL की पावर -1 T की पावर -2। ठीक है, ये किसका है? ये दाब का है। तो देखिए, दोनों का विमीय सूत्र अलग है ना, इसका अलग है, इसका अलग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, आप PDF जब देखेंगे, ठीक है, तो PDF में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज हैव रॉकेट वर्क। ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर बर्नौलीज थ्योरम यानी कि जो बर्नौली की प्रमेय है उस पर, या फिर आवोगाद्रो परिकल्पना, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। देखिए, रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि मान लो कोई दीवार है, ठीक है, आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो। मान लो आप मुक्का मारे हो 10 न्यूटन का, ठीक है, तो क्या होगा? जो दीवार है ये भी अपनी तरफ से विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का बल लगाएगी। आपने किधर लगाया? आपने इधर की तरफ, मतलब दीवार की तरफ 10 न्यूटन लगाया, तो दीवार क्या करेगी? अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ, मतलब तुम्हारे मुक्के की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाएगी। मतलब दिशा केवल चेंज है, और जितनी मात्रा उस बल की है उतनी मात्रा में बल दूसरी दिशा से भी लग रहा है। मतलब दिशा केवल चेंज है और जो बल है वो सेम लग रहा है ना। तो ये चीज़ है। जैसे इसी तरीके से रॉकेट में जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट का जो थ्रस्ट है इधर पीछे की तरफ छूटता है, मतलब इधर को निकालता है।
तो जितना इधर को पीछे की तरफ बल लगता है उतना आगे की तरफ भी लगता है। इसीलिए क्या होता है, रॉकेट, देखिए रॉकेट के पीछे जितनी तेज आग लगी होगी ना वो उतनी तेज ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, मतलब विपरीत दिशा में। अगर इधर की तरफ आग निकल रही बाहर, जितनी तेज में मतलब जो थ्रस्ट निकलेगा उतना ही तेज वो ऊपर जाता है, मतलब क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, आप केंद्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवाओं की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ विंड्स इज, हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा यानी कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ओनली काइनेटिक मतलब कि केवल गतिज ऊर्जा, या फिर ओनली इलेक्ट्रिकल मतलब कि विद्युत ऊर्जा, स्थितिज और गतिज यानी कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। इस चीज़ को हम आपको समझाएंगे, पहले देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे होती है एग्जाम्पल से, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, आप सभी को पता है हवाएं क्या हैं, हवाएं होती हैं गैसों का मिश्रण। हवा में बहुत सारी गैसेज मिली होती हैं, तो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्या कहलाता है, हवा कहलाती है, विंड्स कहलाती है। ठीक है, तो हवा जो होती है ना, मान लो एक सिलेंडर में हवा भरी है या फिर गैस भरी है, ठीक है, तो जब तक इसमें गैस भरी है, रेगुलेटर ऑफ है, मतलब रेगुलेटर बंद है, तब तक क्या होगा, इसके अंदर होगी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, जब तक ये रेगुलेटर बंद है, गैस बाहर नहीं निकल रही है, तब तक सिलेंडर में क्या है, गैस इसके अंदर स्थित है। ठीक है, गैस के अंदर भरी हुई है, तो इसके अंदर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, या फिर कहीं ना के बराबर होगी। ठीक है, सिलेंडर के अंतर्गत तो यहाँ पर होगी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो इसके अंदर हवा भरी है तो हवा बाहर निकलेगी, और गैस भरी तो गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तब क्या होगी, वो हवा या फिर गैस गति करते हुए बाहर निकलेगी, उसके अणु जो है वो गति करेंगे। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रकार की एनर्जी इसमें होती हैं, किसमें, हवा में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है, व्हाई इज एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द सन, मतलब कि सूर्य में लगातार ऊर्जा कैसे बनती रहती है, क्या कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या फिर नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर फिजन होता है, या फिर रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी होती है, या फिर कृत्रिम रेडियो सक्रियता मतलब कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती रहती है, इसलिए सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती रहती है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, यह क्या कहलाता है, यह फ्यूजन कहलाता है, फ्यूजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हार्स पावर, एक हार्स पावर। ठीक है, 1 HP, 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है सी वाला, आइजैक न्यूटन। देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है चार्ल्स न्यूटन, जिनको नहीं पता होगा वो चार्ल्स न्यूटन भी लगा सकते हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आइजैक न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। देखिए आइजैक न्यूटन और चार्ल्स न्यूटन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जो आइजैक न्यूटन है उनका संबंध गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये जो दोनों नाम हैं इनके बारे में थोड़ा हम पता कर लेते हैं कौन क्या है। चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका फुल नेम है किसका, आइजैक न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन। जन्म 1643 में हुआ, नेशनलिटी इंग्लिश ब्रिटेन। ठीक है, और इनका जो योगदान रहा है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में, इसके अलावा गति के जो नियम हैं इन्होंने दिए, प्रकाश और गणित में भी इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वैज्ञानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की श्रेणी में ये गिने जाते हैं। कौन, आइजैक न्यूटन, ना कि चार्ल्स न्यूटन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आइजैक न्यूटन वाला सही है। और बात कर लेते हैं चार्ल्स न्यूटन की, तो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये नहीं है, कौन, चार्ल्स न्यूटन। लेकिन चार्ल्स न्यूटन नाम के कई लोग इतिहास में रहे हैं, जैसे एक अमेरिकन गन डिज़ाइनर, ठीक है, कुछ अन्य छोटे वैज्ञानिक या फिर लेखक,
जब हम न्यूटन की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है आइजैक न्यूटन से, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर केवल न्यूटन दे रखा होगा तो वहाँ पर केवल न्यूटन लगाना है, अगर वहाँ पर चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन दे रखे होंगे तो आपको आइजैक न्यूटन को टिक करना होगा, वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर या किसी पिंड का भार होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है या फिर पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होगा भार यानी कि वेट, चाहे मनुष्य का शरीर हो या फिर कोई पिंड है, कोई बॉडी है, उसका भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? तो उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेट की, वजन की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव शरीर का भार पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग होता है, इसका कारण है पृथ्वी की आकृति और गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, बल्कि यह थोड़ी स्फीयर है, यानी कि इसके ध्रुवों के पास पृथ्वी का व्यास थोड़ा कम है और विषुवत रेखा के पास अधिक है। इसका मतलब है ध्रुवों के आसपास आप पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब कि अगर किसी ध्रुव पर आप खड़े हो, पोल पर खड़े हो, तो इसका मतलब कि आप सेंटर के नज़दीक हो, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ से आप पास में हो। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, मतलब कि जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, ठीक है। मान लो देखो यहाँ पर आप, ये ध्रुव है और यहाँ पर है ध्रुव के आगे दूसरा कोई स्थान है, ठीक है, और ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इस ध्रुव पर ज़्यादा लगेगा, इस वाले स्थान पर कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कि जहाँ पर जितना जो दूर होगा केंद्र से उतना वहाँ पर कम, और जितना नज़दीक होगा पृथ्वी के केंद्र से वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो ध्रुव नज़दीक होते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए पिंड का जो वजन है वो भी ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। शून्य की बात हो रही, निर्वात से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। शून्य का मतलब है निर्वात से, जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल इन वैक्यूम है। अगर आपको हिंदी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फटाफट जो इंग्लिश वाला वर्जन है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ लो, ठीक है। तो निर्वात में स्वतंत्र रूप से या फिर क्या है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की एक समान गति होती है या फिर समान वेग होता है या फिर समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। क्या सही होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, समान त्वरण होता है। ऐसा क्यों होता है समझिए, जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है, मतलब निर्वात में वैक्यूम में गिरती है, तो उस पर केवल एक ही बल काम करता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस स्थिति में वायु का कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कि एयर का रेजिस्टेंस होता नहीं। देखो एयर का रेजिस्टेंस तब होगा जब एयर होगी, तब जब एयर ही नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। भले ही वस्तु का द्रव्यमान छोटा हो या बड़ा, शून्य में गिरने वाली वस्तु, हर वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा समान त्वरण लागू होता है। मतलब कि चाहे 10 किलो का वजन गिराओ निर्वात में, चाहे 20 किलो का गिराओ, दोनों वस्तुएं जो हैं वो एक साथ ज़मीन पर गिरेंगी, उसके सतह पर गिरेंगी, ठीक है, एक साथ गिरेंगी दोनों, ठीक है, समान त्वरण से गिरेंगी। तो ये चीज़ है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये समान त्वरण वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख पा रहे होगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, मतलब कि नो ग्रेविटी, या फिर वायुमंडल में श्यानता बल बहुत अधिक होता है ये, या फिर सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नो ग्रेविटी। अंतरिक्ष में निर्वात होता है, ठीक है, वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है या फिर कह ना के बराबर होती है, इसलिए निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। कौन? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वो, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है, मतलब कि 100 kg है। गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल GA इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 10 की पावर 6 नहीं है, यहाँ पर है 10/6, ठीक है, 10/6 है, यहाँ पर 10 की पावर 6 नहीं है, ठीक है, 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आप सभी को बताएं द्रव्यमान क्या है? मास एक स्थायी राशि है, ये क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा दर्शाती है, ठीक है, ये एक स्थायी राशि है, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो,
ये मतलब द्रव्यमान जो है ये बदलता नहीं है, स्थायी रहता है। तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है तो चंद्रमा पर जाओ वहाँ पर भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा, कितना 100 kg रहेगा। चाहे मंगल पर जाओ वहाँ पर भी द्रव्यमान 100 kg ही रहेगा। तो इतना हमें पता हो गया, पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना 100 kg है, चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 100 kg होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे इतना ही रखो, चाहे अगर एक्सप्लेनेशन समझना चाहो तो चलिए एक्सप्लेन भी करके दिखाते हैं। देखो हमें क्या फॉर्मूला पता है, वेट का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है? W = ma होता है, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए यहाँ पर m × Ga हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें मास दे रखा है। सबसे पहले पृथ्वी के लिए निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर हम E लगा देते हैं, E अर्थ के लिए, ठीक है। और m का मान क्या है? 100 kg है, हम लिख लिया 100 kg। गुणे में Ga का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 हमने लिख लिया, ठीक है। ये 100 × 10 कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन आ जाएगा। किसका? पृथ्वी वाला वेट पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन। अब हम निकाल लेते हैं चंद्रमा पर इसका वजन यानी कि वेट कितना होगा। WM लिखते हैं इसके लिए, चंद्रमा के लिए, और m × Ga। उससे पहले देखिए Ga क्या दे रखा है हमें? 10/6 दे रखा है। 10 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 6 × 6, ठीक है। यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बचेगा ना। 10 में से 6 का कितना हो गया? 4। तो पॉइंट लगाया, फिर 6, 1.6 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 0 आया, फिर 6 1.66 का आ जाएगा, ठीक है। तो 10/6 को हम लिख सकते हैं 1.66। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? मास कितना है? जितना पृथ्वी पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान चंद्रमा पर भी उतना रहेगा। तो 100 kg लिखते हैं, 100 kg, 100 गुणे में 1.66, इसकी गुणा करोगे 100 से कितना आ जाएगा? 166 न्यूटन आ जाएगा। ये 166 न्यूटन। देखो यहाँ पर दोनों का जो वेट है वो अलग अलग हो गया। पृथ्वी पर अलग वेट है और यहाँ पर अलग है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का सेम है। अगर हम निकालना चाहें, देखो हम W और उसको गुरुत्वीय त्वरण का लेकर के m का मान निकाल सकते हैं, दोनों का बराबर आए, ठीक है। अब हम निकालते हैं द्रव्यमान। प्रूफ हो जाएगा कि दोनों पर बराबर होता है द्रव्यमान, नहीं होता। देखो फॉर्मूला क्या? W = mGa, ठीक है। पृथ्वी के लिए निकालते हैं, E के लिए। तो देखिए हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें? Ga ये गुणे में इसके ये बटे में चला जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? m = a नहीं रहेगा, m = W/Ga। तो W वेट का कितना वैल्यू है? 1000, ठीक है। पृथ्वी के लिए निकाले तो 1000 बटे में Ga का मान कितना है? 10, ठीक है। 1000 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। 100 kg आ गया, ये द्रव्यमान आ गया, ठीक। ये पृथ्वी के लिए हम निकाले 100 kg आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा का तो देखिए m = क्या फॉर्मूला निकला था? m = W/Ga। तो W का वैल्यू चंद्रमा के लिए क्या है? W का वैल्यू चंद्रमा के लिए देखिए कितना निकला था? 166 न्यूटन, ठीक है। 166 हम लिख लेते हैं, बटे में उसका वैल्यू Ga का वैल्यू कितना था? मतलब कि इसका गुरुत्वीय त्वरण का 10/6 मतलब कि 1.66, ठीक है। 1.66 लिख लेते हैं इसके नीचे, 1.66, ठीक है। 1.66 ऊपर है 166, ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? इतना 166 और 2 0 इतना, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो ये 166 और 2 0 मतलब 100, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 166 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। बटे में क्या? 166 है, बटे में है क्या? 166 हो गया। तो 166 66 दोनों कट जाएंगे ना, बचेगा कितना? 100 बचेगा, तो 100 बचा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वस्तु का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो चाहे किसी दूसरे ग्रह पर है, वो समान रहेगा। तो देखिए फाइनली हमने प्रूफ कर लिया कि द्रव्यमान सेम रहता है, ठीक है। इसमें टाइम तो लग गया लेकिन आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। तो इतना ध्यान रखना, वस्तु का जो द्रव्यमान है चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो चाहे मंगल ग्रह पर हो चाहे शुक्र पर हो चाहे कहीं पर भी हो, द्रव्यमान सेम रहेगा, वेट अलग हो सकता है। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, मतलब पृथ्वी की जो गति है इसको हम क्यों अनुभव करते हैं, मतलब क्यों फील नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, पृथ्वी के आकार की
अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ठीक है, या फिर हमारी गति पृथ्वी की गति के सापेक्ष शून्य है, संपूर्ण सूर्यमंडल भी गतिशील है, पृथ्वी का गुरुत्व हमें खींचता रहता है। तो इसमें करेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, हमारी गति पृथ्वी की गति के सापेक्ष शून्य है। इसीलिए क्योंकि देखो क्या होता है, हम जिस पृथ्वी पर है ना, हम पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी घूम रही, मतलब पृथ्वी घूम रही साथ में हम भी घूम रहे हैं, मतलब सापेक्ष गति क्या है, शून्य है, क्योंकि हम उसी की गति में घूम रहे हैं। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चलाते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उस समय आपकी गति क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, सेम होगी ना, क्योंकि आप उसी बाइक पर बैठे हो, आप अलग तो जा नहीं रहे हो, आप बाइक को चला रहे हो, जितनी बाइक की गति उतनी आपकी गति है, मतलब कि उसकी सापेक्ष देखो तो क्या है, आपकी गति जो है वो शून्य है, ठीक है। सापेक्ष मतलब अलग, ठीक है, तो अलग तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप उसी पर बैठे हो ना, उसी पर सवार हो, तो आपकी पृथ्वी की गति के सापेक्ष आपकी गति क्या है, शून्य है। इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप बाइक पर से देखो, बाइक चल रही, उस पर से कूद जाओ ना, तो आपकी गति अलग हो जाएगी और बाइक की गति अलग हो जाएगी, और वैसे चक्कर में आपको चोट भी लग सकती है, ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तब आपको पता चलेगा कि बाइक कितनी तेज़ चल रही थी, मतलब कि पृथ्वी कितनी तेज़ घूम रही थी, और हम कितनी देखो पृथ्वी तो घूमती है, ठीक है, और बाइक जो है चलती है, तो बाइक कितनी तेज़ चल रही थी और आप कितनी तेज़ चल रहे थे, कितनी तेज़ गति कर रहे थे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक गाड़ी पर बैठे रहोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, मतलब कि तब तक आपकी गति शून्य रहेगी, सापेक्ष गति, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा। इसी तरीके से पृथ्वी के लिए होता है, तो हमारी गति पृथ्वी की गति के सापेक्ष शून्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल का जल में भार होगा, कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए रखा है शून्य, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शून्य। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए जब कोई वस्तु पानी में डूबती है, पूरी तरह से डूब जाती है, तो उस पर क्या होता है, तरल द्वारा, मतलब कि जैसे जल में डूब रही तो जल के द्वारा क्या लगेगा, उस पर एक उत्थान बल लगेगा, ठीक है। यदि गुब्बारा भारहीन है, तो क्वेश्चन में कहा गया गुब्बारा क्या है, भारहीन है, वेटलेस है, उसका कुछ भी वेट नहीं है, और उसमें केवल 200 ग्राम पानी है, तो पानी में डूबने के कारण या फिर डूबे होने के कारण उस पर उठाने वाला बल, मतलब कि उत्थान बल जो है वो 200 ग्राम पानी के वजन के बराबर ही लगेगा। इसका मतलब है पानी का वजन और उत्थान बल एक दूसरे को पूर्ण रूप से संतुलित करते हैं, मतलब कि जितना उस पानी का वजन है उतना ही उत्थान बल का है, ठीक है। दोनों संतुलित हो जाए तो इसका मतलब क्या, वेट 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर आमाप में कमी आएगी, चपटा होकर चक्री होगा, आमाप बेवृद्धि होगी, मतलब कि साइज उसका बढ़ जाएगा, और आकार समान रहेगा, क्या होगा। देखिए उसका जो आकार है बढ़ जाएगा, आमाप में वृद्धि होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे कि पहाड़ की चोटी की तरफ जाते हैं, जितना आप ऊपर जाओगे वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। जितना आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब पहाड़ से ज़मीन की तरफ आओगे, समुद्र तल की तरफ आओगे, नीचे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा, ठीक है। कोई चीज़ देखो, जब तक कोई किसी भी चीज़ को आप दबा कर रखे होगे तब तक वो अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर दबाव ज़्यादा है, अगर गुब्बारा नीचे रहेगा ना तो उस पर दबाव का ज़्यादा लग रहा है, उस पर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से उसका आकार उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही जितना ऊपर जाएगा वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है कम होता जाएगा, जिससे उसका आकार बढ़ जाएगा, वो पूरी तरह से फैल पाएगा, इसलिए आप में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़े तो वह जलवाष्प ग्रहण क्षमता बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर क्या होगा। इफ़ एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स वाटर वेपर कैपेसिटी, क्या होगा, बढ़ेगा मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब घटेगा, या फिर इंक्रीज होगा, या फिर पहले घटेगी और फिर बाद में बढ़ेगी, ऐसा होगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, मतलब कि बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ईजी जो डेली लाइफ में होता है। जैसे गर्मियों का समय चल रहा है ना, तो जितना ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब कि जितना हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब गर्मियों में क्या होता है, हवा का जो तापमान है ज़्यादा होता है, उसका तापमान हाई होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें पसीना ज़्यादा निकलता है, वाष्पीकरण की जो घटना ज़्यादा होती है, इसलिए पसीना, मतलब जो पानी है ना वो बूंदों के रूप में समझो, ये हमारी जो त्वचा है इसके ऊपर आ जाता है, वही पसीना होता है, ठीक है। तो जो पसीना ज़्यादा आता है, जबकि ठंडी होती तो पसीना नहीं आता, या फिर बहुत ना के बराबर आता है,
मतलब कि जब हवा ठंडी होती तो पसीना बहुत कम आता है, और जब हवा गर्म होती है तो हमेशा में पसीना ज़्यादा आता है। तो मतलब क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्योंकि वाटर रिमेन्स कूल इन क्ले पॉट्स ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? वो रहता है अवाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए क्या होता है कि आपने महसूस किया होगा, जब गर्मी होती है ना, जब बहुत तेज गर्मी लगती है, पसीना निकल जाता है, उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण पसीना निकल जाता है और उसके बाद हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब तक पसीना नहीं निकलता ऐसे गर्मी लगती रहती है। उसी तरीके से क्या होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जब जल भरा जाता है तो वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया हो जाती है, इस वाष्पीकरण यानी कि इवोपोरेशन के कारण ही जल घड़े में ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारें, वॉल्स ऑफ द हॉल फॉर द म्यूजिक कॉन्सर्ट, मतलब कि जो हॉल की दीवारें हैं वो ध्वनि को बढ़ाएं, ध्वनि प्रेषित करें, ध्वनि परावर्तित करें, ध्वनि अवशोषित करें। मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट की दीवारें, हॉल की जो दीवारें हैं, मतलब ऐसी क्यों बनाई जाती हैं? क्या करने के लिए? ध्वनि परावर्तित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, रिफ्लेक्ट साउंड। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारें आमतौर पर ध्वनि को परावर्तित करती हैं ताकि संगीत का बेहतर अनुभव हो सके। जब ध्वनि दीवारों से टकराती है तो वह वापस हॉल में फैलती है, जिससे संगीत सभी दर्शकों तक पहुंचता है। मतलब जैसे सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी सुन पाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 है, डेसिबल इकाई किसके लिए? मतलब कि डेसिबल जो है वो किसका यूनिट है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ हीट मतलब कि उष्मा की तीव्रता, या फिर ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या फिर रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी यानी कि रेडियोधर्मी आवृत्ति। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड। देखो क्या होता है, समझो इस चीज़ को। किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं ना तो क्या होता है, उसके जो अणु हैं वो दूर दूर भागने का प्रयास करते हैं, वो चलने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या, उसमें चालकता बढ़ जाती है, और जब चालकता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, चालकता जब वो उसके अणु बढ़ेंगे मतलब चालकता उसकी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से वहाँ मतलब भागने का प्रयास करेंगे तो चालकता बढ़ेगी, और जब चालकता बढ़ेगी इसका मतलब क्या, उसमें प्रतिरोध कम लगेगा, उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब कि जो रोकने वाले हैं वो रोक नहीं पाएंगे, वो बढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, प्रतिरोध होता है मतलब घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लो क्या होता है, जब गर्मी हमको सबको लगती है ना तो क्या करते हैं, हम हवा की तरफ भागते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, मतलब ना जहाँ पर तापमान कम रहता है वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार बैटरी संबंधी सही कथन है। मतलब मोटर कार की जो बैटरी है, कार की बैटरी है, उसके लिए कौन सा जो कथन है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर, देखिए पहला यहाँ पर सेंटेंस है, उल्टता मतलब कि वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड शीशा व तांबा होता है। धारिता एम्पियर घंटा में होती है। तो देखिए ये हम 4 सेंटेंस दे रखे, कहा गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है 1 और 2, बी वाला ऑप्शन है 2 और 3 सही है, और सी वाला 3 और 4, और डी वाला 1 और 4 सही है। कौन सा सही है? देखिए वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। हाँ, बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की बैटरी कार में लगी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो, इस पहला सेंटेंस सही है, ए वाला सही है ना, पहला 1 नंबर सही है। ठीक है, अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये गलत है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, जो लेड एसिड बैटरी होती है वहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, तेजाब का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, H2SO4 H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है ना, ये इसलिए गलत है। ठीक, दूसरा नंबर गलत है। इलेक्ट्रोड शीशा व तांबा होता है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, शीशा और लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, लेड और लेड ऑक्साइड की बनी होती है, तो वहाँ पर शीशा और तांबा नहीं होता, ये भी गलत है। लास्ट है, धारिता एम्पियर घंटा में होती है। हाँ, जो बैटरी धारिता है वो एम्पियर घंटा में होती है। बैटरी क्या होती है, एम्पियर आवर यानी कि एच में देखा जाता है। जब हम बैटरी लेने जाते हैं कहीं पर दुकान पर तो क्या पूछते हैं, कितने एच की बैटरी, हमें मान लो 175 एच की बैटरी लेनी है, 100 एच की लेनी है, या फिर हमें 200 एच की लेनी है। ठीक है, 180 एच की लेनी है, तो हम एच में देखते हैं ना, एम्पियर घंटा में देखते हैं।
तो ये भी सही है, मतलब पहला वाला सही है, ये 1 नंबर और 4 नंबर सही है, इसलिए यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन जो है डी वाला 1 और 4 ये वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? मैग्नीशियम का, लोहा का मतलब आयरन का, या फिर नाइक्रोम का, या फिर टंगस्टन का। तो करेक्ट आंसर पता है आप सभी को क्या होता है? बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इसका जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं टंगस्टन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और ये चीज़ आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, CFL का पूर्ण रूप है, मतलब कि CFL का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आपने घर में पहले CFL यूज किया होगा, ठीक है, वहाँ पर CFL नहीं कहते हैं, सेफल कहते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, या फिर सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, या फिर केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या फिर कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। इसका करेक्ट कौन सा फुल फॉर्म है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म होता है CFL का, इसलिए लोग ये पूरा नाम नहीं बोलते हैं, केवल कहते हैं सेफल लगा है, वहाँ पर इतनी सेफल लगी है ना। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर समझिए दे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आता है कि मतलब जो CFL होता है और ये जो पहले जो पीले वाले बल्ब चलते थे ना, जो 6 रुपये या फिर 10 रुपये का बल्ब आता है, ठीक है, वो मतलब बिजली कम खाते हैं या फिर CFL। तो देखिए जो पीला वाला बल्ब होता है, जो सूर्या कंपनी का आता है या फिर अदर कंपनी का आता है पीला वाला, ठीक है, जो 100 वाट का होता है, वो या फिर CFL कौन ज़्यादा बिजली खाता है? तो देखिए CFL जो है वो उस वाले बल्ब की तुलना में बिजली कम खाता है, ठीक है, इसकी दक्षता ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो LED बल्ब आ चुके हैं ना, LED, ये जो LED बल्ब हैं ये CFL से और भी अच्छे हैं, ये अधिक समय तक चलते हैं, और ये जो बल्ब है ना, कौन, ये LED वाले, ये CFL की तुलना में बहुत कम बिजली खाते हैं, ठीक है। ये नई टेक्नोलॉजी है, वो पुराने वाले बेस्ट हैं, ठीक है। पहले जो बल्ब थे 100 वाट वाले, जो 6 या 10 रुपये का मिलता था, ठीक है, वो ज़्यादा बिजली खाते थे, CFL उससे कम, और जो LED हैं उससे भी कम खाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो LED का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म होता है LED का। अगर एग्जाम में आता है तो ये लगाना, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये आपके 24 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोज़ बहुत ही जल्द लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, और जैसे ही वीडियोज़ आएँ तुरंत देखिए। और क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप रिवीजन करते रहिए, और जो नया नया कंटेंट मिल रहा है इसको पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप उतनी अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओ।